India deserves to be called a bright spot on this otherwise darker horizon because it has been a fast-growing economy even during these difficult times. This is going to be India's decade. It's not going to be India's decade, it's going to be India's century. So to me, India is very well set up, and the resilience of the market this year, the Indian stock market in the face of very bearish global. This is the Indian decade. From over $3 trillion to more than $7 trillion, India's GDP is expected to more than double by the end of this decade. आज हर कोई भारत के उस भविष्य की बात करता है जिसमें भारत विश्व में एक बड़ी आर्थिक ताकत बनेगा, किंतु स्मरण रहे यह पूर्वानुमान केवल एक धुंधला सा प्रतिबिंब है उस समृद्धि का जिसके लिए यह भारत भूमि युगों युगों से जानी जाती थी और जिस समृद्धि के कारण पिछली कई शताब्दियों से लुटेरों की एक के बाद एक कई लहरों ने भारतवर्ष पर आक्रमण किया। हमारे इतिहास के एक लंबे समय तक राजाओं और साम्राज्यों ने इसकी सीमाओं की सुरक्षा में अपना सब कुछ लुटा दिया, किंतु धीरे धीरे इसकी सुरक्षा कमजोर पड़ती गई और इस्लामी कट्टरपंथी आक्रमणकारियों ने 16वीं शताब्दी आते आते यहां अनेकों प्रकार के साम्राज्य स्थापित कर लिए। पारंपरिक भारतीय संस्थानों के लूटने, टूटने और बिखरने के साथ साथ भारत का धन नए इस्लामी अभिजात वर्ग के हाथों में केंद्रित होना शुरू हो गया, जिनके पास प्रजा की खुशहाली और संपन्नता जैसा कोई मूल्य नहीं था और आखिरकार उनके नियंत्रण वाले क्षेत्रों में प्रजा बहुत गरीब होती चली गई। हालांकि माइक्रो इकोनॉमिक डेटा इस गरीबी को एक तो इसलिए नहीं दर्शाता क्योंकि विदेशी शासकों के हाथों में ही सही भारत का अधिकांश धन भारत में ही रहा, और दूसरा कि भारत के कई हिस्से विशेषकर दक्षिण भारत में अभी भी स्वदेशी राजवंशों द्वारा शासित थे। अर्थशास्त्र के इतिहासकार एंगस मैडिसन ने वर्ष 1 से 2003 तक विभिन्न देशों के विश्व जीडीपी में योगदान के प्रतिशत का एक दिलचस्प ग्राफ प्रस्तुत किया। उनके कार्य से पता चलता है कि वर्ष 1 में भारत का विश्व जीडीपी में उच्चतम योगदान था, लगभग 33%। भारत ने विदेशी आक्रमणों का एक ऐसा दौर देखा जिसके परिणाम स्वरूप समाज में लगातार विघटन होने लगा और जिसके कारण भारत की आर्थिक गतिविधियों में लगातार गिरावट आ गई। 1700 के दशक से ब्रिटिश गुलामी काल के शोषण की शुरुआत से लेकर तथाकथित स्वतंत्रता और उसके बाद तक गिरावट की दर में तेजी आई। उसी ग्राफ के शुरुआती हिस्से से यदि हम समय में पीछे की ओर एक्स्ट्रापोलेट कर अनुमान लगा सकते हैं, जहां भारत की वैश्विक जीडीपी में हिस्सेदारी आधे से भी अधिक थी। इस बात की पुष्टि अनेकों इतिहासकारों और विद्वानों द्वारा की गई है। उदाहरण के लिए डॉक्टर श्रीनिवास कल्याण रामन, जिन्होंने सरस्वती सभ्यता की अर्थव्यवस्था पर अनेकों खोजें की हैं। एक लंबे समय तक भारत की आर्थिक समृद्धि उसके किसानों की कृषि संपदा और उसके कारीगरों के कार्यों पर आधारित थी, जो दैनिक जीवन के लिए आवश्यक सभी वस्तुएं जैसे कपड़े, बर्तन, आभूषण आदि सब कुछ बनाते थे। भारतीय इतिहास पर वर्तमान परिचर्चा में प्रचलित रूढ़ियों के विपरीत भारतीय समाज के सबसे धनी लोग किसान और कारीगर थे। उसके बाद व्यापारिक संघ और जमींदार वर्ग का स्थान आता था। अंग्रेजों के पास उल्लेख करने लायक कोई निर्माण कला या विशेषज्ञता नहीं थी। उन्होंने भारतीय कारीगरों से निर्माण कौशल, वस्त्र निर्माण और धातु विज्ञान सीखा और विज्ञान, चिकित्सा और गणित के ज्ञान के लिए भारतीय ग्रंथों का गहन अध्ययन किया। इस समस्त ज्ञान और धन को अंग्रेज चुरा कर ले गए। भारत से लूटे गए धन और चोरी किए गए ज्ञान का उपयोग उन्होंने अपनी औद्योगिक क्रांति को वित्त पोषित और गति प्रदान करने के लिए किया। लंकाशायर और मैनचेस्टर से तैयार माल वापस भारत भेजा जाता था, जहां भारतीयों को इसे खरीदने के लिए विवश किया जाता था और इस कारण भारतीय कारीगरों के उत्पादों की बिक्री हो ही नहीं पाती थी। भारतीय कारीगरों और उनके उत्पादों को प्रतिस्पर्धा से बाहर कर दिया गया। इसके परिणाम स्वरूप भारत में समाज के सभी वर्गों में व्यापक गरीबी फैल गई।
लगभग रातों रात अंग्रेज ने प्रति व्यक्ति 56% तक भारी कर लगा दिए, जो कि हिंदू राजाओं द्वारा अपनाए गए 15% के उदार दरों से कहीं अधिक थे। प्रजा इतने उच्च करों का भुगतान करने में असमर्थ थी और उनकी संपत्तियों पर अंग्रेज और उनके एजेंटों ने कब्जा कर लिया। समाज के विभिन्न वर्गों में व्यापक गरीबी फैल गई। प्रजा के हितैषी शासक वर्ग और जमींदारों को बेदखल कर दिया गया। किसानों और कारीगरों पर उनके सामर्थ्य से इतने अधिक कर लगाए गए कि वे अब गांव के मंदिरों का भरण पोषण करने में असमर्थ थे। ग्राम शिक्षक पुरोहित भी गरीब होते गए और जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय शिक्षा प्रणाली ध्वस्त हो गई। वर्षों से व्याप्त गरीबी के कारण लोग बंधुआ मजदूर के रूप में काम करने के लिए मजबूर हो गए और उन्हें मॉरिशस, फिजी, मलेशिया और वेस्ट इंडीज जैसे दूर दराज के देशों में गिरमिटिया मजदूरों के रूप में भेजा जाने लगा। अंग्रेजों को शोषित श्रम का एक सस्ता स्रोत मिल गया था। उत्तरी अमेरिका में आ बसने वाले यूरोपियों द्वारा पूरे महाद्वीप में अपना नियंत्रण बढ़ाने के लिए दिए गए एक घटिया बहाने, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका ने मैनिफेस्ट डेस्टिनी कहा, इससे प्रेरित होकर अंग्रेजों ने अपना ही कट्टरपंथी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सिद्धांत बनाया, जिसके अनुसार यदि किसी आश्रित राज्य का शासक बिना किसी पुरुष उत्तराधिकारी के मर जाता था तो वह भूमि अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली जाती थी। उदाहरण के तौर पर तमिलनाडु के तंजावुर में विजयनगर साम्राज्य के संरक्षण में कई शताब्दियों तक चली समृद्धि का अंत उस समय हो गया जब 1700 में हैदर अली और फ्रांसीसियों ने मराठा शासक शिवाजी द्वितीय पर आक्रमण के चलते शिवाजी द्वितीय ने अंग्रेजों से मदद ली। किंतु जब तंजावुर के शासक की मृत्यु बिना किसी पुरुष उत्तराधिकारी के हुई तो तंजावुर पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया, जिस कारण समाज में भारी उथल पुथल मच गई। निसंदेह तंजावुर तो केवल एक उदाहरण मात्र था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के माध्यम से अंग्रेज ने भारत भर में भूमि का स्वामित्व ब्रिटिश सरकार और उनके अपने संस्थानों जैसे कि चर्च को हस्तांतरित कर दिया। वास्तव में स्वतंत्रता के 75 वर्षों से भी अधिक समय के बाद भी विभिन्न चर्च संस्थाएं भारत में गैर कृषि भूमि के सबसे बड़े स्वामी हैं। यदि भारत वास्तव में स्वतंत्र हो गया था तो अंग्रेजों द्वारा दिया गया स्वामित्व आज तक कैसे बना हुआ है? अर्थशास्त्री उत्सा पटनायक बताती हैं कि अंग्रेजों ने 1765 से 1938 के बीच भारत से लगभग $45 ट्रिलियन लूटे। 2025 में ब्रिटेन का सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी लगभग $4 ट्रिलियन है। आज भी ब्रिटेन को वो सारा पैसा वापस करने में 1 दशक से भी अधिक लग जाएगा, वो भी तब जब वो अपना साल भर कमाया सब कुछ भारत को दे दें। इन अवलोकनों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि पिछले 200 वर्षों में भारत में व्यापक गरीबी कैसे एक महामारी के रूप में फैल गई। जिस प्रकार मध्यकालीन मस्जिदें भारत के महान मंदिरों के अवशेषों से बनी हैं, उसी प्रकार आधुनिक पश्चिम की सारी चमक दमक भारत के अतीत की धूल है।